वेलकम टू क्लास बीए सेकेंड ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा बिहारी टॉपिक चल रहा है। इसके अब तक हमने 27 दोहे पढ़ लिए हैं। आज हम 28, 29 और 30वां दोहा पढ़ेंगे। इसमें 29वां नंबर जो दोहा है वो बीए बीएड सेकेंड ईयर में लगता है। तो बिहारी के 27 दोहे हम पढ़ चुके हैं। आज हम 28वां दोहा पढ़ते हैं। थोड़े ही गुण रिझते बिसराई वह बानी, तुमहु काना मनो भये आज कल के दानी। इस दोहे के अंदर क्या है, कवि बिहारी जो है एक तरह का उल्हाना दे रहे हैं, अपने आराध्य देव को एक तरह का उल्हाना उपालम दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हे भगवान या हे प्रभु, पहले आप क्या था, थोड़े से ही गुणों से रिझ जाते थे, अर्थात थोड़े से ही गुणों, आपका गुणगान करने से क्या है, आप प्रसन्न हो जाते थे। थोड़ी ही भक्ति आराधना करने से आप प्रसन्न हो जाया करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, तुमहु कान्हा मनो भये आजकल के दानी, कि हे प्रभु हे कान्हा, मुझे अब लगता है कि आप ये आजकल के दानियों के समान ही हो गए हैं, जो बहुत सारी प्रशंसा करने पर भी थोड़ा बहुत ही देते हैं। तो मेरे इतने गुणगान करने पर भी आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो आप भी आजकल के दानियों के समान हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। यह कवि कह रहा है। आगे वाला देखिए, स्वार्थु सुकृत न समवृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पर आए पानी परी, तू पद छिन्न मारी। इसके दो अर्थ निकलते हैं। सबसे पहला अर्थ मैं आपको पक्षी के माध्यम से बताऊंगी, बाज के माध्यम से, कि हे बाज, तू अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कार्य मत कर। यह तेरा कार्य किया हुआ, इससे तुझे कोई पुण्य लाभ नहीं होगा। तेरा जो किया गया श्रम है वह व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि जिन पक्षियों को तू शिकारी के साथ मिलकर के शिकार करवाना चाहता है, उसमें तेरा कोई लाभ नहीं है। उन पक्षियों को भी शिकारी ले जाएगा। अर्थात तू अपनी ही जाति का बुरा मत कर, इससे तेरा श्रम भी व्यर्थ चला जाएगा, तेरा कोई भला भी नहीं होगा, तुझे कोई पुण्य लाभ भी नहीं होगा। सारा श्रेय किसको मिल जाएगा, शिकारी को। तू अपनी ही जाति के पक्षियों का विनाश मत कर। पहला तो इसका यह अर्थ है। और दूसरा इसका अर्थ क्या है कि बिहारी जिस राजा के आश्रम में रहते थे, राजा जयसिंह के, तो वो क्या है, मुगलों के साथ उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी। मुगलों के साथ मिलकर के, क्योंकि उनकी मित्रता वो निभा रहे थे उनके साथ, और उन्होंने फिर मुगलों के साथ मिल करके शिवाजी पर हमला करने की सोच ली। उनके साम्राज्य वृद्धि के लिए अपनी ही जाति के हिंदू धर्म के जो शिवाजी थे उसके ऊपर हमला करने की सोच ली, नीति बना ली, क्योंकि वह अपनी मित्रता मुगलों के साथ निभा रहा था। तो राजा जयसिंह को ऐसा करते देखकर कवि बिहारी को जब लगा कि उसके आश्रयदाता जो है मुगलों के साथ मिलकर के शिवाजी पर आक्रमण करना चाहता है उसके साम्राज्य वृद्धि के लिए, तो जयसिंह को इसने यह पंक्तियां लिख करके भेजी थी। बाज के माध्यम से क्या है, वह अपने आश्रयदाता को समझाना चाहता था कि हे राजन, आप जो मुगलों के साथ मिलकर के शिवाजी पर आक्रमण करना चाहते हो उसके साम्राज्य की वृद्धि के लिए, तो यह आपका सुकृत्य है, अर्थात आपका जो यह आपके द्वारा किया गया जो यह कार्य है, इससे कोई पुण्य लाभ नहीं होगा। अपनी ही जाति का तुम विनाश कर रहे हो। तुम्हारा जो श्रम है, इस पर जो तुम्हारा श्रम लगेगा, तुम्हारा जो आक्रमण करोगे, तुम्हारी सेना वगैरह जो लगेगी, वह सारा का सारा श्रम जो है तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा। शिवाजी पर विजय प्राप्त करने का सारा श्रेय जो है वो मुगलों को मिल जाएगा। तो इस पंक्ति को पढ़ने के बाद जो है आश्रयदाता ने क्या है, शिवाजी पर आक्रमण करने की जो उसने नीति बना रखी थी मुगलों के साथ मिलकर, वह उसने टाल दी, अर्थात वह नीति उसने छोड़ दी, क्योंकि अपनी ही
जाति अर्थात अपने ही हिंदू राजा का वो बुरा करना चाह रहा था, उस पर आक्रमण करके मुगलों के साथ मिल करके। तो उसने अब क्या है, मित्रता के इसके अंदर आकर के उसने अपनी ही जाति के साथ जो वो बुरा कर रहा था, तो यह पंक्तियां पढ़ करके राजा की आंखें खुल गई और उसने अपना निर्णय बदल लिया। तो इस पंक्ति में इसके दो अर्थ निकलते हैं। अगला देखिए, करी फुलेर को आचमन मीठो कहत सराही, ए गंधी मति मंद तू इतर दिखावत काहे। यहाँ पर क्या है, मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं, मूर्ख लोगों के व्यवहार या उसके आचरण पर तीखा व्यंग किया गया है। यहाँ पर ए गंधी, गंधी तो यहाँ पर गुणवान व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ मति मंद तो यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति इसका प्रतीक है। तो इसमें कह रहा है कि करी फुलेर को आचमन मीठो कहत सराही। गंधी क्या होता है, इसमें उदाहरण दिया है। गंधी का अर्थ वैसे गुणवान व्यक्ति है कि गुणवान व्यक्ति को मूर्खों के आगे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको उसका अर्थ समझ ही नहीं आएगा, वह अपनी मूर्खता ही प्रदर्शित करेंगे। तो इसको इसने इत्र बेचने वाले से इसकी तुलना करके इसको स्पष्ट किया है। कह रहा है कवि कि हे इत्र बेचने वाली। इत्र क्या होता है, जो खुशबूदार एक पेय होता है जिसका छिड़काव करने से क्या है, आज की भाषा में जिसे हम परफ्यूम कह देते हैं, सेंट कह देते हैं। तो यहाँ पर गंधी क्या है, गंध बेचने वाला, जो उसको इत्र बेचने वाला जिसको बोलते हैं। तो इत्र बेचने वाले व्यक्ति को कहा गया है कि तुम मूर्ख लोगों को इत्र क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उसे उसका पता ही नहीं है, तो वह अपनी मूर्खता प्रदर्शित कर ही देंगे। और ऐसा ही होता है, जब इत्र बेचने वाले ने मूर्ख व्यक्ति को इत्र दिखाया तो उसने उसको सूंघकर नहीं बल्कि उसको चख कर मीठा बताया, जबकि इत्र क्या होता है, पेय पदार्थ नहीं है, वह पिया नहीं जा सकता, उसको पी करके उसका स्वाद नहीं बताया जा सकता, उसको सूंघ कर उसकी खुशबू बताई जाती है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, या गुलाब की है, या गेंदे की है, या किस फूल का वो इत्र बना हुआ है, केसर का है। तो उसने चख करके उस कड़वे पेय पदार्थ को चख के कहता है कि यह मीठा है, अर्थात उस व्यक्ति ने अपनी मूर्खता को प्रदर्शित कर ही दिया। तो मूर्ख व्यक्ति के आचरण या उसके व्यवहार के ऊपर इसमें तीखा व्यंग किया है, इसमें इत्र बेचने वाले के माध्यम से स्पष्ट किया है। अगला देखिए, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डाल। इसके भी दो अर्थ निकलते हैं। अली क्या होता है, भंवरा। पहला तो बसंत ऋतु जब आती है तो नए नए फूल खिल जाते हैं, भंवरे जो है फूलों पर गुंजन करते हैं। लेकिन अब क्या है कि बसंत ऋतु चली गई है, पतझड़ ऋतु आ गई है, फूल गुलाब के पौधे पर क्या है, एक भी गुलाब नहीं रहा है, कटीली डालें रह गई। तो भंवरे को संकेत करके कह रहा है कि हे भंवरा, अब इस गुलाब के पौधे पर एक भी गुलाब नहीं है, कटीली इसके ऊपर डालियां ही हैं, अब इस पर तू मंडरा रहा है, तो अभी तू इस पर अभी भी आसक्त है, तो यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। पहला तो क्या कह रहा है ये कि पहले तो ऐसा था कि ऐसा समय भी था बसंत ऋतु जब इस पर बहुत सारे कुसुम या फूल खिले हुए थे, गुलाब के फूल खिले हुए थे, गई सो बीती बहार, लेकिन अब वह बहार चली गई है, अब इस गुलाब के पौधे पर सिर्फ कांटों भरी टहनियाँ ही रह गई है, तो अभी भी इस पर आसक्त है। पहला तो भंवरे के लिए आ गया, दूसरा नायक के प्रति आ गया। इसमें नायक का अर्थ, अली का अर्थ नायक भी है। नायक को भी कहा गया है कि हे नायक, अब जो नायिका है पहले वो पूर्ण यौवन से युक्त थी, अब वह समय बीत गया है, अब क्या है, वह वृद्धावस्था को आ गई है, अर्थात नायिका जो है वृद्ध हो गई है, बूढ़ी हो गई है, तो अभी भी उसके प्रति आसक्त है, तो तुम्हारा यह आसक्ति रखना अब व्यर्थ है। तो इसमें इसके दो अर्थ स्पष्ट किए गए हैं। तो आज हमने इसके 31 दोहे पढ़ लिए हैं, टोटल हमारे बिहारी के 46 दोहे पढ़ लगते हैं। तो अभी हमारे पढ़े हैं कुछ दोहे और, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।